पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में हम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पर बेस्ड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ RL लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस द लोड एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज मोर देन पाई। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हाफ वेव कन्वर्टर है जिसमें कि लोड है वो RL लोड है और लोड के अक्रॉस फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है और एक्सटिंक्शन एंगल बीटा है जो कि पाई से ज़्यादा है। फॉर ए फायरिंग एंगल अल्फा द SCR एंड फ्री व्हीलिंग डायोड वुड कंडक्ट रिस्पेक्टिवली फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फायरिंग एंगल थारिस्टर का अल्फ़ा है तो थारिस्टर और फ्री व्हीलिंग डायोड कितने देर के लिए कंडक्ट करेंगे। तो हाफ वेव कन्वर्टर के केस में और RL लोड के केस में जिसमें कि फ्री व्हीलिंग डायोड भी कनेक्टेड है, तो उस केस में अगर थारिस्टर को अल्फ़ा एंगल पे फायर किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, तो अल्फ़ा से लेके पाई तक जो है आपका SCR कंडक्ट करता है, अल्फ़ा से लेके पाई तक, और पाई से लेके एक्सटिंक्शन एंगल बीटा तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि अल्फ़ा से पाई तक अगर SCR कंडक्ट कर रहा है तो कितने ड्यूरेशन के लिए SCR कंडक्ट किया, पाई माइनस अल्फ़ा, और कितने देर के लिए आपका फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट किया, तो वो हो गया बीटा माइनस पाई। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो SCR है वो पाई माइनस अल्फ़ा ड्यूरेशन के लिए कनेक्ट कर रहा है और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो बीटा माइनस पाई ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट थारिस्टर कन्वर्टर यूजेज ए 230/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर विथ सेंटर टैप्ड ऑन द सेकेंडरी साइड। यानी कि एक फुल वेव कन्वर्टर है, मिड पॉइंट कन्वर्टर है, जिसके कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी गई है 230/200 वोल्ट, और पूछा जा रहा है कि उस सेंटर टैप्ड कन्वर्टर में जो थारिस्टर यूज हुआ है उसका पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या है प्रत्येक थारिस्टर का। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दी गई है वो आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो दिया गया है 200 वोल्ट। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो होता है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो कि थारिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा वो आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाएगा। तो 200 वोल्ट आपका दिया हुआ है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये RMS वोल्टेज है, और वो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है दोनों टर्मिनल के बीच में, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाएगा प्रत्येक थारिस्टर का। तो चूँकि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो ये तो RMS वैल्यू है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगा। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो होगा आपका 200 इंटू √2, यानी कि जिसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 282.8 वोल्ट। इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन ईच पेयर ऑफ SCR कंडक्ट्स फॉर। यानी कि क्वेश्चन कहा गया है कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में और कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में प्रत्येक SCR जो है वो कितने देर के लिए कंडक्ट करेगा। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में और कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में जो आपका SCR है वो अगर मान लिया जाए कि थारिस्टर को अल्फ़ा एंगल पे ट्रिगर किया जाता है, तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ थारिस्टर होगा वो जो पॉजिटिव साइकिल में वर्क करेंगे वो आपका अल्फ़ा से लेके और पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट करता है। अल्फ़ा से पे अगर ट्रिगर किया गया तो कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में ये थारिस्टर आपका पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट करता है। फिर पाई प्लस अल्फ़ा पे सेकंड पेयर ऑफ थारिस्टर टर्न ऑन किया जाता है और वो आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट करता है। तो इस प्रकार से अगर देखें कि प्रत्येक पेयर ऑफ थारिस्टर कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो पहला पेयर अल्फ़ा से लेकर पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्ट कर रहा है, यानी कि पाई ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका पाई आएगा। उसी प्रकार से सेकंड केस में भी निगेटिव साइकिल में भी आप देखेंगे तो पाई प्लस अल्फ़ा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक
थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, यानी कि पाई ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका पाई। प्रत्येक पेयर ऑफ SCR जो है वो पाई ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर डिसकंटिन्यूअस लोड करेंट एंड एक्सटेंशन एंगल बीटा ग्रेटर देन पाई ईच SCR कंडक्ट्स फॉर। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में और डिसकंटिन्यूअस लोड करंट के केस में जो SCR है वो कितने देर के लिए कंडक्ट करता है। तो जो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होगा तो उसमें एक्चुअली में क्या है आपका कि अगर थायरिस्टर को अल्फ़ा एंगल पर ट्रिगर किया गया है और यहाँ पे अगर पाई है, यहाँ पे एक्सटेंशन एंगल बीटा है, तो डिसकंटिन्यूअस के केस में जो आपका और यहाँ पे अगर पाई प्लस अल्फ़ा है जहाँ पे कि नेक्स्ट थायरिस्टर को ट्रिगर किया जाएगा, तो जो थायरिस्टर है वो अल्फ़ा से लेके बीटा तक कंडक्ट करता है, अल्फ़ा से लेके बीटा तक कंडक्ट करेगा और इसके बाद बीटा से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक ये आपका डिसकंटिन्यूअस करंट रहता है डिसकंटिन्यूअस के केस में। तो इसलिए जो थायरिस्टर है वो कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, अल्फ़ा से लेके बीटा तक, ड्यूरेशन हो गया आपका बीटा माइनस अल्फ़ा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर फायरिंग एंड एक्सटिंक्शन एंगल्स रिस्पेक्टिवली देन लोड करंट इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में अगर अल्फ़ा आपका फायरिंग एंगल है और बीटा अगर एक्सटिंक्शन एंगल है, तो उस केस में लोड करंट डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो अगर आप सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में देखें तो अगर थायरिस्टर को अल्फ़ा एंगल पे ट्रिगर किया गया है, यहाँ पे आपका पाई है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन एंगल बीटा है और यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा है, तो जो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता है उसमें बीटा जो है वो पाई प्लस अल्फ़ा से कम होता है। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फ़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आप इस अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा इज लेस देन पाई, यानी कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होने के लिए बीटा माइनस अल्फ़ा शुड बी लेस देन पाई। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर द नेचर ऑफ लोड करेंट दैट इज वेदर लोड इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। यानी कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में लोड करंट कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है आपका लोड पे भी डिपेंड करता है और फायरिंग एंगल पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोड में जो इंडक्टेंस होगा तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। ज़्यादा इंडक्टेंस होगा तो ज़्यादा देर के लिए एनर्जी वो स्टोर करेगा और ज़्यादा देर के लिए रिलीज भी करेगा। और फायरिंग एंगल पे भी डिपेंड करता है, फायरिंग एंगल ज़्यादा होगा तो थायरिस्टर कम देर के लिए कंडक्ट करेगा, तो कम देर के लिए कंडक्ट करेगा तो एनर्जी कम स्टोर होगी तो कम रिलीज होगी। तो इसलिए लोड करंट कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा ये फायरिंग एंगल पे भी डिपेंड करता है और लोड के टाइप पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस इंडक्टिव लोड विल प्रोवाइड। यानी इंडक्टिव लोड के अक्रॉस जो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया जाता है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से जो है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ आपका जो वेव फॉर्म है वो भी स्मूथ होता है, हार्मोनिक्स भी रिड्यूस होते हैं। क्योंकि जो आपका इंडक्टिव लोड के केस में आपका लोड करंट आपका जो है वो थायरिस्टर के ऑफ होने के बाद भी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो होता रहता है। इसलिए लोड करंट जो है आपका स्मूथ होता है, वेव फॉर्म इसका स्मूथ होता है और इसलिए पावर फैक्टर भी इसका इम्प्रूव होता है और हार्मोनिक्स भी इसमें रिड्यूस हो जाते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड के यूज होने के कारण।
इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए सिंगल फेज 2 पल्स कन्वर्टर feeds RL load with sufficient smoothing so that conduction is continuous. If the resistance of the load circuit is increased, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 पल्स कन्वर्टर है, यानी कि फुल वेव कन्वर्टर है, और उसमें RL लोड है, और RL लोड इस प्रकार से है ताकि जो आपका कंटिन्यूअस कनेक्शन उसमें हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, लोड के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो जब लोड का रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो उसमें आपका रिपल करंट में जो रिपल है, यानी कि जो हार्मोनिक्स है, वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओवरलैप in a phase controlled converter under continuous conduction does not depend upon, यानी कि फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर में जो ओवरलैप होता है कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो आपका लोड इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओवरलैप के केस में अगर आप देखेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है, वो अगर जब सोर्स इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है सोर्स इंडक्टेंस के कारण। तो इसलिए, और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, और लोड करंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सोर्स इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, लोड इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओवरलैप के केस में जो आपका वोल्टेज रिड्यूस होता है वो आपका लोड इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सोर्स इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेशन ओवरलैप इन ए फेज कंट्रोल्ड AC टू DC कन्वर्टर इज ड्यू टू, यानी कि AC टू DC कन्वर्टर में जो कम्यूटेशन ओवरलैप है, यानी ओवरलैप एंगल जो होता है, तो उस किसके कारण होता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो सोर्स इंडक्टेंस के कारण होता है, कि सोर्स इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण जब पहले वाला थारिस्टर T1 T2 ऑफ हो रहा होता है और T3 T4 को ऑन किया जाता है, तो इस ओवरलैप पीरियड के दौरान में ये चारों थारिस्टर कंडक्ट करते रहते हैं, यानी कि सिमुल्टेनियसली ये ऑन होते हैं। एक आपका टर्न ऑफ होने की प्रोसेस में होता है, दूसरा टर्न ऑन होने के प्रोसेस में होता है। तो इसलिए इस दौरान जो है आउटपुट वोल्टेज आपका 0 होता है। तो ये आपका सोर्स इंडक्टेंस के कारण होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस लेक्चर में हमने फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पर बेस्ड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।